ना ये सोचो, एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो कि मैं कौन सी ब्रांच करना चाहता हूं, मेरा प्रेफरेंस नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ऐसे। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं कौन कौन सी जगह जा सकता हूं उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। फिर पैरेलल बनाओ कि पिछले साल इस रैंक के आसपास क्या मिल रहा था। सो उससे एक आइडिया लगेगा कि आप कहां पे आपके पास क्या चीज आपके पसंद की पहुंचेगी। फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। समझ पा रहे, भगवान सब कुछ नहीं देता, ऐसा हमें लगता है कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ नहीं मिलता कभी। ये बहुत जरूरी बात है। आपने लिखा मुझे ब्रांच कौन सी चाहिए, जगह कौन सी चाहिए, पिछले साल क्या मिल रहा था। फिर हमें एक चीज के पैरामीटर के ऊपर वेटेज बढ़ानी पड़ेगी, वो पैरामीटर है ब्रांच। मतलब सपोज करो कि आपको एक एक्स जगह पे, अच्छी जगह पे, सपोज आप रेडियोलॉजी करना चाहते हो, मैं जस्ट डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो यूजुअली ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जगह के साथ जो हमारा रिश्ता होगा 3 साल का होगा। उस जगह में जहां पे भी आप एमडी करने जाओगे वो 3 साल का टाइम बीतेगा, लेकिन ब्रांच के साथ पूरी जिंदगी टाइम बिताना पड़ेगा। तो बेटर कि ब्रांच को वहां फोकस कर लें। ठीक है, इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच। ठीक है, ये समझ में ना आए तो उसको ऐसे सोचना कि सपोज करो आपको एम्स में एनाटॉमी मिल जाए तो करोगे? कैन यू अंडरस्टैंड? थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा हूं मैं बात को, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं करना चाहिए। हमेशा ब्रांच अपने ऊपर कर दो। फिर दूसरी चीज आपको वहां पे एक और जोड़नी है, उसका नाम है कि एमडी करे कि डीएनबी करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में 3 तरह से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देना शुरू किया उन्होंने। एक तो जो क्लासिक एमसीआई ने शुरू किया था, एमडी और एमएस। फिर नेशनल बोर्ड ने एक शुरू कर दिया था, डीएनबी। आई होप आपने सुना है, डीएनबी मालूम है आपको पता है। तीसरा महाराष्ट्र में एक शुरू किया, सीपीएस, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन करके, महाराष्ट्र में सीपीएस करके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री शुरू हो गई। मतलब गवर्नमेंट ने इस तरह से 3 अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रैंडम पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे जितने भी एमसीआई थी, एमसीआई ने बोला कि केवल एमडी एमएस रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी नहीं है, ऐसा करके। फिर जो डीएनबी कैंडिडेट्स थे वो सारे जाके उन्होंने मल्टीपल कोर्ट केसेस लड़े पास्ट के अंदर, जिसके अंदर कोर्ट्स ने उसको इक्विवेलेंट बताया। तो आज की तारीख में एमडी, एमएस और डीएनबी इक्विवेलेंट डिग्री है फॉर ऑल जॉब्स एंड ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। देयर आर ओनली 2-3 लिमिटेशंस। नंबर 1 है कि अगर हमें गवर्नमेंट में जॉब लेने जाना है, सपोज करो आपको गवर्नमेंट में एक प्रोफेसर की टीचिंग जॉब चाहिए, तो यूजुअली वो बात डीएनबी कैंडिडेट को नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा डीएनबी के अंदर क्योंकि एग्जाम शुरू से अलग होता था, तो उनका एग्जाम का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। कोई ऐसा बच्चा जो डीएनबी पीडियाट्रिक्स के बारे में सोच रहा है, डीएनबी पीडियाट्रिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीएनबी का एग्जाम बाकी एग्जाम से अलग होता है, क्योंकि नेशनल बोर्ड, जिस बोर्ड ने अभी आपका नीट पीजी लिया था, ये इसके बाद अगले साल हो सकता है ये बोर्ड आपका नीट पीजी ना ले, क्योंकि नेशनल बोर्ड इटसेल्फ इज बीइंग डिसॉल्व्ड एंड मर्ज्ड इनटू एनएमसी। इवन जो यूजी का एग्जाम था, जो नीट यूजी का एग्जाम था, जो नेशनल एनटीए ले रहा था, उसको भी एनएमसी में लेके आ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट के। तो नेशनल बोर्ड जब एग्जाम लेता है उसका पैटर्न एकदम अलग होता है। जो पीडियाट्रिक्स का डीएनबी का एग्जाम लेते हैं वो ऑस्की पैटर्न पे लेते हैं। इस कारण से पीडियाट्रिक्स के डीएनबी के अंदर बाकी डीएनबी के मुकाबले पासिंग रेट सबसे कम है। ठीक है, तो पहला तो था कि मुझे गवर्नमेंट में आगे जाके प्रोफेसर बनना है, टीचिंग पोस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, मुझे ये पासिंग रेट कैसे अफेक्ट करता है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ना सुनने में लगता है कि कोई, मैं आपको आइडिया बताता हूँ, 26% पास रेट या 27% पास रेट है डीएनबी पीडियाट्रिक्स का। सबसे सारे डीएनबी में सबसे कम पीडियाट्रिक्स का है। तो 26% अभी लगे, अच्छा 26 तो ठीक है। मैं थोड़ा उसको हिंदी में समझा देता हूँ। हर 4 में से 1 पास हो रहा है, 3 नहीं हो रहे। अच्छा, फिर आप बोलो मैं वो 1 हो जाऊंगा? जरूरी नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से एग्जाम सिस्टम्स हैं, बहुत ज्यादा बायसेस हैं इनके अंदर, बहुत इजी नहीं है ये। तो इसलिए डीएनबी ऑप्ट करने से पहले आपको इंस्टीट्यूट देखना एमडीएमएस से ज्यादा जरूरी है। एमडीएमएस के अंदर कैसे होता है, वापस से सोचेंगे। यूजुअली जब भी आप देखोगे एमडीएमएस, जब भी पीजी की सीट लेनी होगी, ज्यादातर लोग पहले सोचते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चले जाएं, एम्स जाएं, पीजीआई जाएं, जिसका एग्जाम अभी आप तैयारी करनी भी चाहिए आपको, और मैं श्योर हूं कि आप कर भी रहे होंगे। आईएनआईसीटी पढ़ रहे होंगे आप, कई बच्चे से कह रहे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं काउंसलिंग कब होती है कब नहीं होती। इससे अच्छा तो एग्जाम एक और देके अपने ऑप्शंस और ओपन करें। एम्स, पीजीआई, जिपमर जाएं, उसके बाद सोचते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बड़े नॉर्थ वाले जो लोग हैं दिल्ली, बॉम्बे जाएं। साउथ में होगा तो फिर चेन्नई, हैदराबाद या बैंगलोर, बड़े शहर में जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे एक लेयर आएगी जिसके बाद सब लोग अपना अपना स्टेट्स में वापस चले जाएंगे।
इसलिए काउंसलिंग पूरा देखने से डायरेक्टली नहीं समझ आता कि कौन से कॉलेज की लिस्ट क्या है, क्योंकि ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती। सुपरलेटिव कॉलेज कि यार ये तो बहुत नाम है, के मुंबई है, बहुत नाम है यार, ये तो मैं चाहे जहाँ से भी जाके या मैम सी है मैं इधर आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टेट कैपिटल्स, उसके बाद यूजुअली पीपल गो टू होम टाउन, क्योंकि होम टाउन में उसको लॉन्ग टर्म में सेटल होना है तो ईजी रहता है हमेशा। तो इस तरह के क्वेश्चंस धीरे धीरे सोचने शुरू करने। सीपीएस, जैसे सीपीएस की मैं बात कर रहा था, सीपीएस महाराष्ट्र के अंदर लोग उसको जानते हैं, नॉन महाराष्ट्र उसको नहीं जानते कि सीपीएस भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र में सेटल हो रहे थे वो फिर भी सीपीएस की तरफ पढ़ते हैं, बाकी नहीं जाते। तो इस तरह से सोच को बना के अपने पास लिस्ट बनाओ, प्रोज एंड कॉन्स को क्लिक करो कि मेरे क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। डीएनबी के कॉन्स मैंने आपको बताए, एक टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, कुछ डीएनबी के अंदर पासिंग रेट चैलेंजिंग हो सकता है, सर्जिकल एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है डीएनबी के अंदर क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, इतना हैंड्स ऑन नहीं मिलेगा जितना गवर्नमेंट एमएस के अंदर मिलेगा। तो इस तरह के फैक्टर्स को सोचना शुरू करते हैं। इन सबसे पहले ना एक और चीज भी सोचनी है कि मुझे करना क्या है, ये वाई भी सोचना है। आपने मेडिसिन करना है, मेडिकल ब्रांचेस में जाना है कि सर्जिकल में जाना है। मुझे लाइफस्टाइल एडवांटेज कौन सी ब्रांचेस में होता है? रेडियोलॉजी, यस, डर्मा और ऑफ्थेल टू सम एक्सटेंट। मैं ऑफ्था भी, लेकिन सर्जिकल ब्रांच है, ऐसा नहीं है कि जहाँ ओटी में जाना होता है लाइफस्टाइल उतना नहीं रह पाता, मतलब मेरा ही मानना है, क्योंकि फोन वोन सब रखना ही पड़ता है। रेडियोलॉजी में अच्छा क्या रहता है, इधर एक एमआरआई की रिपोर्ट चल रही है, इधर इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है, सब इजी। रेडियोलॉजी इज मोर इजी एज कंपेयर टू दीस फील्ड्स। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आपने सोचना है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस का आपका गोल क्या है। अब डीएनबी का एक अलग स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, मैंने पीडियाट्रिक्स को एक स्पेक्ट्रम में रखा, दूसरी तरफ मैं रेडियोलॉजी रख रहा हूँ। डीएनबी रेडियोलॉजी का पासिंग रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इज लाइक 70-80% पासिंग रेट है। एमडी का तो नियरली 100% है, लेकिन डीएनबी रेडियोलॉजी 70-80% पास रेट है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छी है, तो डीएनबी रेडियोलॉजी की कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, क्योंकि वैसे भी रेडियोलॉजी करके ना कोई भी गवर्नमेंट में प्रोफेसर बनने के लिए नहीं रेडियोलॉजी कर रहा होता, मतलब आई होप, मतलब कि कोई भी नहीं कर रहा होता ऐसा, क्योंकि इस लाइक वही अब रैंक लाई तो वो सोच के लाए थे आप लोग के इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना आप किसी भी फील्ड में रहते हैं सैलरी लगभग बराबर सी रहती है। तो इसलिए भी अगर यूजुअली अगर गवर्नमेंट में एक रेडियोलॉजी की टीचिंग पोस्ट की अगर कोई बड़े मेडिकल कॉलेज में पोस्ट खुलती भी है तो 2 या 3 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, ज्यादा आते नहीं। वो 2-3 भी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं हम क्यों आए हुए हैं। तो इसलिए वो फैक्टर इतना फिट नहीं होता। पासिंग रेट अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर मशीनें वैसे भी ज्यादा हैं, तो पोस्ट डीएनबी अपने को प्राइवेट में जो नौकरी चाहिए या जॉब चाहिए इजी होती है। एक रेडियोलॉजी के अंदर एक कई लोग आपसे पूछेंगे कि हम अपना खुद का सेंटर खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, या ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये सब ना मैं इस बारे में अलग से डिस्कस करूंगा आपके साथ जब मैं अलग से बैठेंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। इन सब फैक्टर्स को थोड़ा आगे ले जाओ। अभी पहले सोचो कि करना क्या चाहते हो, क्या करते हुए जिंदगी में खुश रहोगे, वो फील्ड में चले जाओ, बाकी सेटलमेंट अपने आप आ जाता है। आई नो ऑफ पीपल हु हैव टेकन ऑफ बीट ब्रांचेस, उसके बाद भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो चॉइस से कर रहे थे। तो क्या करना चाहते हो ये सोचो, फिर वहां से उसको बिल्ड करते जाएंगे। लैंग्वेज एक और कंसर्न है जो सोचना चाहिए कि अगर हम साउथ में जा रहे होंगे तो लैंग्वेज, जैसे अभी डॉक्टर सचिन आपको बताएंगे कि साइकेट्री के अंदर जब मरीज की बात ही समझ नहीं आती तो फिर क्या करोगे, क्योंकि इवन इफ यू लर्न बेसिक लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस यू कांट रियली अंडरस्टैंड द इमोशंस इन 6 months टाइम कि वो क्या कह रहा है। साइकेट्री के अंदर तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इशू है। रेडियोलॉजी में सिर्फ ब्लैडर फुल है, इतना सीखना है, और खाना खाया कि नहीं खाया, बस ये 2 लाइन बोलनी है और कुछ नहीं। तो रेडियोलॉजी में लैंग्वेज कंसर्न नहीं है। साइकेट्री में बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है, खाना, घर, कहाँ फाइनली सेटल होना है, ये सब चीजें भी सोचने में फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म। मैंने ऐसा भी देखा है जो मुझे फायदा किया है कि मैंने कई बार ऐसे डिसीजन लिए जिंदगी में कि क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला था, तो मैंने जैसे अपना मैं बाहर जा सकता था पढ़ने के लिए, मैंने ऑल इंडिया 4 रैंक था मेरे समय ऑल इंडिया के अंदर, लेकिन मैं दिल्ली में मैंने रहना चुना, तो वो इट गेव मी एन एज लेटर ऑन कि मेरा पूरा सर्कल दिल्ली में था, यूजी का भी, पीजी का भी। आई कुड लाइक आई नो एवरीबडी अराउंड, मतलब आज तो खैर आप बच्चे, मेरे बच्चे हर जगह पहुंच गए आप लोग, तो मैं आई गो टू एनी हॉस्पिटल, आई नो एवरीबडी, बिकॉज या तो मेरा कोलीग है, या मेरा सीनियर है, या मेरा जूनियर है, या मेरे साथ पीजी में कहीं आसपास कर रहा था, या हमारा स्टूडेंट है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एडवांटेज दैट यू कैन समटाइम्स गेट फ्रॉम स्टडीइंग इन अ होम टाउन। होम टाउन से भी फायदा मिलता है क्योंकि आगे प्रैक्टिस भी तो करनी है। अगर आप सपोज कि आप चेन्नई चले गए पढ़ने के लिए, आना आपने रोहतक में सेटल होना था, तो जो चेन्नई में आपने सर्कल बनाया था वो तो सारा वहीं रह गया, और रोहतक आए तो कोई जानता ही नहीं था।
तो ये भी एक फैक्टर होता है कभी, क्योंकि बाद में दोस्ती नहीं हो पाती। ये मतलब जरूरी है आप सबके लिए, हर तरह से जरूरी है जानना कि जो भी दोस्ती होनी है किसी से भी, वो इसी उम्र में ज्यादा होने के चांसेस हैं, उसके आगे प्रोफेशनल रिलेशनशिप ज्यादा बनेंगे। तो एट दिस टाइम यू नो एवरीबडी एंड यू आर एबल टू टॉक टू एवरीबडी, ज्यादा सर्कल भी क्रिएट हो पाता है। तो होम टाउन, लैंग्वेज, स्पेशली इन ब्रांचेस वेयर वी विल हैव टू टॉक अ लॉट, सर्जिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है जानना कि किस जगह पे सर्जिकल एक्सपोजर है। दिमाग से निकाल देना कि ये ब्रांच मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारी लड़कियां खासतौर पे, कि सर मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन ले लूँ कि नहीं लूँ, क्या मैं सर्जरी लूँ कि ना लूँ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैंने लास्ट ईयर ऐसा देखा है कि कुछ कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स इज मोर देन द मेल्स। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि वहाँ की पूरी भाषा भी सुधर चुकी है, वो पूरी बिल्कुल बदल चुके हैं पूरा उनका काया पलट हो चुका है। इट इज ऑल मतलब कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसा आप पहला कोई नहीं होंगे। जब भी कोई लड़की आके मुझसे सर मैं ऑर्थोपेडिक्स में, यही उसको कह सकते हैं कि आप पहले नहीं हो जो कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारी लड़कियां ऐसा कर चुकी हैं और अच्छे से कर रही है, सक्सेसफुली कर रहे हैं। कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं जिसमें लिमिटेशन है। बस सिर्फ अपने दिमाग में हमें लिस्ट बनानी है कि मैं मेडिकल, सर्जिकल, मेरे की पॉइंट्स क्या है वो भी सोचते जाओ। मेरे लिए क्या की है, क्या मेरे लिए नॉन मतलब कुछ चीज होती है जिसको हम बार्गेन नहीं कर सकते, इसको छोड़ ही नहीं सकते। ये तो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है। मतलब जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर नहीं सर एमडी एमएस तो होना ही चाहिए, तो वो उसकी नॉन नेगोशिएबल फैक्टर चला गया। उस हिसाब से लिस्ट बनानी आसान हो जाती है। उसके नीचे एक बॉटम लाइन बना लेंगे। बॉटम लाइन होगी कि यार इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, एंडलेस डिबेट है पूरे साल। मैंने बहुत सारे बच्चे देखता हूँ पूरे साल काउंसलिंग्स में लगे रहते हैं, फिर आखिर में आते हैं सर 1 महीने का कोई कोर्स चला दो जिससे बात बन जाए, मैंने अब तक पढ़ ही नहीं रहा था। हर साल में देखता हूँ कुछ बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर सोचते रहते, फिर एंड में कहते हैं मैंने लेना ही नहीं है। तो बॉटम लाइन अभी से सोचना शुरू करो, ऐसा क्या बॉटम लाइन है जिसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं किसी भी तरह से ग्रे जोन में हूं कि मुझे लगता है कि यार मेरी रैंक पे मुझे शायद वो चीज ना मिले जो मैं सच में चाहता हूं, तो इट इज एडवाइजेबल टू कीप स्टडिंग फॉर INI CET, इट इज एडवाइजेबल टू कीप स्टडिंग फॉर दी INI एग्जाम, दैट विल गिव यू एन एज, क्योंकि 1000 से ऊपर सीट्स वहाँ पे भी है, आ जाते हैं पूरे इंडिया के, PGI जिपमर सब आ जाते हैं, उसको भी पढ़ के पेपर दे ही सकते हैं। मतलब मैं 100% जो हम बताएंगे क्लास में उसी में से पेपर आएगा। प्लीज रिवाइज इट अगेन इफ यू वांट टू टेक अ चांस। मुझे लगता है बुरा आइडिया नहीं है ट्राई करने के लिए। आई होप यू हैव दिस पिक्चर इन माइंड। कोई क्वेश्चन आपका? ब्रॉड एक माइंडसेट बनना शुरू हो गया। बॉटम लाइंस ड्रॉ करो, क्या चाहते हो, जगह क्या क्या, आपकी विश लिस्ट क्या है, ब्रांच आपकी लिस्ट क्या है, पिछले साल वहां क्या मिल रहा था, मीडियन ड्रॉ करो, ताकि अपनी जब काउंसलिंग प्रोसेस, आई विल इनवाइट डॉक्टर सचिन के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें, सो दैट ये क्वेश्चंस हम जब हम अलग बात कर रहे होंगे तो इन पे नहीं आंसर करेंगे। तो काउंसलिंग प्रोसेस में जाने से पहले ना, अगर मैं क्लियर हूँ तो मैं डिसीजन अच्छा बना पाऊंगा। अगर आप क्लियर ही नहीं होगे तो फिर आप पूछते रहोगे। जैसे कई बच्चे मेरे पास पूरे साल आते रहते, सर मेडिसिन करूँ, सर्जरी करूँ, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो तेरे को भी बताना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊंगा सब कुछ। तो कहीं तो आपको एक लाइन ड्रॉ करके लिस्ट बनानी पड़ेगी, मेरा मेडिसिन ऊपर है कि नहीं है, पीडिया मेरे लिए ऊपर है कि नहीं है। इस तरह से आप धीरे धीरे सोचना शुरू करोगे। कोई क्वेश्चंस? हाँ बॉन्ड, हाँ बॉन्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर जगह पे बॉन्ड है, दिल्ली में नहीं है मेरे, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पे ही पोस्ट PG बॉन्ड। बॉन्ड 2 प्रकार के, इनको भी हमें सोचना है। एक बॉन्ड है सीट लीविंग बॉन्ड। सीट लीविंग बॉन्ड होता है कि अगर मैं बीच में से PG छोड़ दूंगा तो मुझे क्या पेनल्टी आएगी। ये तब देखना है जब आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सपोज कोई आप ऐसी ब्रांच उठा रहे हो जो आपको डाउट है कि मैं सेटल हूंगा कि नहीं होगा, तो बॉन्ड का रकम देख लेना कि कितना बड़ा गैम्बल खेल रहे हो। पता चले PG भी छोड़े और बाद में पैसे भी देने पड़े, और मतलब सरकार पैसे भी ले लो उसके ऊपर, सेंस ही नहीं आ रही। लेकिन वो है सीट लीविंग बॉन्ड। दूसरा है पोस्ट PG बॉन्ड। पोस्ट PG बॉन्ड जो मेरे आज की जो मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखता हूँ, तो कोई भी पोस्ट PG बॉन्ड अगर 1 साल है, इट शुड नॉट मैटर एक्चुअली। 1 साल क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग वैसे भी थोड़ा रिलैक्स ही होते हो पोस्ट PG, चल थोड़ी छुट्टी बना लेते हैं, मतलब फैमिली आगे बढ़ जाएगी, रिश्ते बना लेंगे, क्या मतलब 1 साल पोस्ट PG बॉन्ड शुड नॉट मैटर एट ऑल। एनी बॉन्ड ऑफ वैल्यू अराउंड 10 lakhs, 10 लाख 20 लाख शुड नॉट मैटर एट ऑल। अब डॉक्टर इससे ज्यादा कमाते हैं, घबराए नहीं आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे नहीं, डॉक्टर इससे सच में ज्यादा कमाते हैं और बहुत ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। हैप्पी ठीक है। तो लेकिन 10-15 लाख ऐसा ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बॉन्ड करोड़ में जा रहा है या वो 5 साल ऐसी कहानी कर रहे हैं, तो उसको हमें पूरा वैल्यूएट करके देखना चाहिए
ये भी देखना चाहिए कि पिछले साल वहां पे बॉन्ड इन्फोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, और इस साल लोग क्या कह रहे हैं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हर बीतते हुए साल के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ज्यादा स्टिफ करती जा रही है। हर बीतते हुए साल के साथ बॉन्ड्स की ना स्टिफ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है उस लाइफ स्पैन का कुछ साल, काफी हद तक साल हमारे वो अपनी तरफ खींच लें। तो बट वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू बिहाइंड द बॉन्ड एंड व्हाट इज, लेकिन बहुत बड़ा बॉन्ड है तो उसकी जगह नॉन बॉन्ड स्टेट में भी जा सकते हैं, ऐसा भी एक मूवमेंट किया जा सकता है ना। और कोई क्वेश्चन, कोई ब्रॉड क्वेश्चन रह गया? हाँ बेटा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट माने एम्स बीजे की बात करें, मैम से तो स्टेट लेवल पे बोलेंगे हम उसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब एम्स बीजे जब मरिए आते हैं ना। देख अभी यूजुअली कैसा होगा, जब हम एम्स में जाएंगे तो हमें हैंड्स ऑन कम मिलेगा, डेफिनेटली कम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पीजीआई में जाएंगे कम मिलेगा, लेकिन हमें देखने को ज्यादा मिल जाता है क्योंकि वैरायटी ऑफ सर्जरी ज्यादा हो रही होती है एंड वी लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट देन वी वुड हैव डन इट अदरवाइज। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि यार सर मैं पेरिफेरी में जाके सर्जरी करूं किसी टायर 3 सिटी में या मैं एम्स में करूं, मतलब मेरे ख्याल से तो नो ब्रेनर है कि हमें एम्स में जाना चाहिए। कटिंग थोड़ा कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ेगा उस समय पे, ये क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं बहुत नैरो जोन में आ जाऊँ कि केईएम मुंबई जाऊँ, कि मतलब मैं यहाँ पे भी टॉप कॉलेज में, स्टेट के भी टॉप कॉलेज में जा रहा हूँ, या मैं एम्स में जाऊँ, तब यूजुअली मैंने देखा जो लोग सर्जरी चाहते होते हैं वो स्टेट के टॉप कॉलेज में चले, जैसे बीजे अहमदाबाद हो गया, बीजे में सर्जरी। लेकिन उनके नीचे अगर जाना है, मतलब मैं दोबारा अगर समझाऊं तो जैसे एम्स है, इसके यहाँ मुझे स्टेट में भी 3rd या 4th में नीचे जा रहा हूँ, तो उससे अच्छा तो मैं सेंट्रल में जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट का टॉप कॉलेज मिल रहा है तो सर्जिकल फील्ड वाले कई बार फ्लिप मार जाते हैं कि यार हम एम्स नहीं जाएंगे, हम स्टेट के टॉप में जाएंगे क्योंकि हैंड्स ऑन मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा बात ये ना, हाँ डीएनबी सर्जरी के सिर्फ एक प्रोज एंड कॉन्स में अगर हम देखें तो एक है कि हमें हैंड्स ऑन कम मिलेगा, लेकिन इसके लिए ना इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट बहुत वेरी करेगा। मेरा सजेशन ये, जैसे ही अब आप विश लिस्ट बना लोगे, अगर आप डीएनबी सर्जरी ऑप्ट करने वाले हो तो अपनी विश लिस्ट बना लो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको मिल सकती है और उनमें आपकी सीक्वेंस क्या है। उन इंस्टीट्यूट्स में जाके एक बार अपनी आंख से देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, अभी इस समय के रेजिडेंट्स क्या कर रहे हैं। डीएनबी के अंदर क्या होता है कि कई बार जो, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे गंगाराम है, गंगाराम हॉस्पिटल है, तो कई बार क्या होता है जो उसका जो फेम होता है वो जिस लोगों के कारण होता है, कभी कभी वो पूरा का पूरा सेट उठ के किसी और हॉस्पिटल में चला जाता है। तो पता चले आपको ये करंट बात ना पता हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी एंड लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हम ज्यादा अच्छी सीख पाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम गवर्नमेंट में ज्यादा सीखते हैं। गवर्नमेंट में यूजुअली क्या होता है, बल्क होता है काम का, तो हम बहुत ज्यादा मतलब हैंड्स ऑन मिल पाता है। प्राइवेट के अंदर कई बार बल्क कम होगा लेकिन वैरायटी ज्यादा हो रही होगी और हाई एंड सर्जरीज भी हो रही होगी कई बार, तो दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है, डिपेंड करता है कि, लेकिन कंपेयर तब करना चाहिए जब मुझे दोनों मिल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, सपोज मुझे एमएस सर्जरी भी मिल रहा है, डीएनबी सर्जरी मिल रहा है, तब मैं कंपेयर करूं। अगर मुझे जैसे सपोज रेडियोलॉजी की तरफ से लेता हूं एग्जांपल, मेरे लिए ज्यादा सिंपल एक्सप्लेन करना, कि अगर किसी को एमडी रेडियोलॉजी मिल रहा है, डीएनबी रेडियोलॉजी मिल रहा है, तो वो सोचेगा अगर एमडी मिल ही नहीं रहा और करना रेडियोलॉजी है तो देन इट मेक सेंस कि फिर आई गो अहेड विद डीएनबी। मतलब आई होप यू पासिंग रेट देखो, सर्जिकल फील्ड में ओवरऑल कभी भी पासिंग रेट, इवन आपने कॉलेज में भी देखा होगा जब सर्जरी का प्रॉफ हो रहा होगा, याद है आपको, पासिंग रेट सर्जिकल फील्ड में कभी भी मेडिकल फील्ड के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे सर्जन्स का हमेशा माइंडसेट होता है कि दिस गाय कुड बी अ थ्रेट टू पर्संस, क्योंकि रेडियोलॉजी में गलती करेगा, स्टोन है नहीं है और क्या होगा, है ना। सर्जरी में गलती करेगा तो किसी का यूरेटर काट रहा है, किसी की एओर्टा में स्कैल्पेल डाल रहा है, सर्जन्स आर यूजुअली मोर वेरी ऑफ पासिंग अ सब ऑप्टिमल कैंडिडेट। तो डीएनबी सर्जरी में वो बात रिफ्लेक्ट होगी, बट उतनी खराब नहीं होगी जितनी हमें डीएनबी पीडियाट्रिक्स में मिलती है। डीएनबी पीडियाट्रिक्स के लिए, लेकिन हमने एक अभी मतलब एंड द इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि हमने डैम्स में एक अभी पीडियाट्रिक्स का कोर्स भी शुरू किया। यूजुअली लोग ना, मैंने देखा पहले लोग कहीं पे भी एमडी होता था उसको प्रेफर करते थे, लेकिन अगर मैं पिछले 2-1 साल से देखता हूँ, 2-3 साल से लोग बड़े शहर में डीएनबी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर मैं जनरल ट्रेंड देखता हूँ, क्योंकि पासिंग रेट इंप्रूव हो ही चुका है
एंड पीपल फील कि जब मुझे सेटल इसी शहर में होना है बड़े में ही, तो मैं उधर चला जाता हूँ। तो कई लोग, अब पहले वाली बात नहीं, पहले तो ऐसा था कि लास्ट एमडी के बाद डीएनबी उठता था, अभी ऐसा नहीं है। एमडी की सीटें बची हुई होंगी, उससे पहले डीएनबी टॉप सीट्स उठनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। एक इसका क्वेश्चन था कि रेडिएशन एक्सपोजर से क्या कंसर्न होना चाहिए। एमडी रेडियोलॉजी के अंदर पहले 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद, 6 महीने फिर भी आप एक्सरे डिपार्टमेंट वगैरह जाते हो, ये भी क्योंकि पुराने टाइम के जो एचओडी उनकी जिद होती है, वो कहते हैं देख क्या हो एक्सरे में क्या हो रहा है, वो वरना मतलब कोई रोल नहीं है उस चीज का, टेक्नीशियंस करते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता इसके अंदर। तो पहले 6-8 महीने के बाद रेडियोलॉजी के अंदर, एमडी रेडियोलॉजी के अंदर या डीएनबी के अंदर कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं, कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं, सो इट शुड नॉट बी अ कंसर्न एट ऑल। न्यूक्लियर रेडियोलॉजी के अलाइड जो ब्रांचेस आती हैं, एक है न्यूक्लियर मेडिसिन, एक है रेडियोथेरेपी। इन दोनों में से रेडियोथेरेपी शुड बी प्रेफर्ड ओवर न्यूक्लियर मेडिसिन। माने अगर तुम्हें रेडियोलॉजी नहीं मिल रही और लेकिन मेडिसिन सर्जरी के भी नीचे जाके, या और हम नीचे चले गए जहाँ एनेस्थीसिया पैथोलॉजी ये सब आ रहा था, उसके आसपास में रेडियोथेरेपी न्यूक्लियर मेडिसिन हम सोच सकते हैं। लेकिन रेडियोथेरेपी शुड बी प्रेफर्ड ओवर न्यूक्लियर मेडिसिन, क्योंकि रेडियोथेरेपी वाले एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट प्रैक्टिस भी करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन वाले में सिर्फ पेट स्कैन रिपोर्ट करते हैं, पेट स्कैन के इतने सेंटर नहीं है इंडिया के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड है वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से रेडिएशन एक्सपोजर रेडियोथेरेपी में फिर भी कंसर्न कहते हैं, लेकिन रेडियो डायग्नोसिस में न्यूक्लियर मेडिसिन में उतना कंसर्न नहीं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द प्रोसीजर्स। कारण ये रेडिएशन एक्सपोजर वाला जो डाउट होता है कि यार मैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर जब मैं फैमिली सोचने की तरफ जाएंगे उस तरफ क्यों मैं रेडिएशन की तरफ जाए, तो उसमें भी ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि लड़कियां कम जाती हैं इंटरवेंशन प्रोसीजर की तरफ। ठीक है सर, तो ऑर्थो में सियाम में नेग्लिजिबल रेडिएशन, नेग्लिजिबल रेडिएशन, चिंता मत करो, आगे बढ़। सियाम में कम है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन ले लूं, ब्रांच की टॉक्सिसिटी कैसे हैंडल करनी है। हाँ देखो, ये ना मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन का गेम है सारा। अगर हम किसी भी चीज को स्पोर्टिंगली करेंगे और मतलब कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत बनाने की, तो मुझे लगता है 2-4 महीने में सेटल हो जाती है बात हर जगह पे। लेकिन अगर मतलब हम उसको हेड्स ऑन लेते हैं, कभी कभी जैसे कॉलेज में रैगिंग आप लोग की हुई नहीं है, स्पेशली सर्जरी में ना, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, देन पीपल टेंड टू मतलब टेक इट अदरवाइज एंड दे टेंड टू मतलब वो रिवर्स, वो कहते हैं इसको टारगेट करते हैं, ये मना करता है इससे कराएंगे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश ये करते हैं कि पहले ये सोचते हैं मैं उस ब्रांच में जाऊँ जो मुझे अच्छी लग रही है, ताकि मेरे लिए वो लोग मैटर ना करें, क्योंकि मैं तो मेरे सपने को फॉलो कर रहा हूँ। जो लोग मेरे आसपास हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे, वो शॉर्ट टर्म है मेरे आसपास, जो टॉक्सिक लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। लेकिन उन टॉक्सिक लोगों में भी कोई तो नॉन टॉक्सिक, कोई अट्रैक्टिव, कोई इंटरेस्टिंग, यू कैन फाइंड यू नो पिलर्स टू होल्ड ऑन टू एंड क्रिएट अ बफर फॉर योरसेल्फ। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ढूंढ सकते हैं, सब लोगों को ढूंढना चाहिए। कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेंगे जो वहां पे आपकी सपोर्ट भी कर सकेंगे। मैं जरूर नहीं आप अलग अलग सेंस में ले रहे हैं मैं वो कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड गुड पीपल ऑल्सो। सारे खराब नहीं होते, तो जैसे गुड पीपल मिलके तो एक बफर बन जाता है अपने आसपास। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन एंड देन आई हैंड ओवर टू डॉक्टर सचिन। हाँ बच्चे बोल। पहली बार सुना है मैंने, पर रेडियोलॉजी को बोलते थे पर सारे सर्जन तो किंग होता है, उसकी तो कोई डिपेंडेंसी नहीं हो, तो जो मर्जी करे। एनेस्थीसिया वाले डिपेंडेंट हो सकते हैं, रेडियोलॉजी वाले डिपेंडेंट हो सकते हैं, पैथोलॉजी वाले हो सकते हैं, सर्जन तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है। नहीं, कोई भी ब्रांच में ऐसा नहीं है। सर्जन किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, सर्जन तो किंग है। देखिए मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जो इज्जत होती है। जिस डॉक्टर के नाम पे मरीज आने लग जाता है वो डॉक्टर किंग हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो फोर्टिस है कि वो मैक्स है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नाम पे आ रहा है मरीज। तो जिस डॉक्टर के नाम पे मरीज आता है वो सर्जन होता है यूजुअली। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई पेशेंट पूछ के आ रहा हो कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट कौन है, या यहाँ पैथोलॉजिस्ट कौन है, या यहाँ पे मतलब ज्यादातर वो सर्जन पता करके आते हैं दूर दूर से लोग कि यार ये मैंने गॉल ब्लैडर सर्जरी करानी, इसका नाम सुना। तो किंग होता है वो, डिपेंडेंट का है, बाकी डिपेंडेंट है। बिल्कुल घबरा नहीं। देखो इसको ना इस तरह सोचो कि जर्नी माइंडसेट बना लो, डेस्टिनेशन माइंडसेट मत बनाओ। कभी कभी ना हम ऐसे सोचते हैं कि कहीं पहुंच जाएंगे और फिर कुछ मिल जाएगा। सर्जरी में ऐसा नहीं होगा। सोच के हर दिन कुछ मिल ही रहा है एंड वी आर लर्निंग, वी आर यू नो, बहुत ही कम लोग ऐसे प्रिविलेज्ड होंगे जो
किसी के मतलब हम ऑपरेट करके इंस्टेंटेनियसली रिलीफ दे पाए किसी को, ऐसे प्रिविलेज सबको नहीं मिलता। तो ये मिल रहा है बस यही वहां पे मिल गया, बस ये मैं सोच के इंक्यूबेशन होता तो पहले ही मिल गया, ठीक है ना। तो इंक्यूबेशन फिर, लेकिन उसके भी एक मेरा कहना है कि थोड़ा सा लेकिन अपनी जिंदगी के सपने को अलाइन करना पड़ेगा अपनी ब्रांच की पसंद के साथ, कि मतलब आप और क्या चाहते हो, जैसे ब्रांच चाहते हो उसके अलावा आप उससे क्या चाहते हो, क्या आपको मतलब क्या आपके इकोनॉमिक एम्स है जिंदगी के, या पैसे के एम्स है, या नाम चाहिए, क्या चाहिए, उन चीजों को भी अलाइन कर लो। तो फिर वो उस हर ब्रांच में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ अलाइन कर लो। कि जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने उसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, तो उसने एमडी मेडिसिन खत्म कर लिया, मैंने एमडी रेडियोलॉजी खत्म किया। मैं रेडियोलॉजी खत्म करके मैं पैसे भी कमाना शुरू कर दिया, मैंने तो डैम से शुरू कर लिया। उसकी डीएम का एंट्रेंस चल रहा था, तो उसने 6 महीने के लिए ड्रॉप करके सिर्फ वो डीएम का एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। तो उस समय उसको लगा यार मैंने गलती तो नहीं कर रहा, मैं तो पैसे नहीं कमा रहा, इसमें तो आगे बढ़ रहा है। फिर उसने डीएम एंट्रेंस दिया, उसमें वो फर्स्ट आया। फिर उसने एम से डीएम किया, लेकिन डीएम में उस समय हमारे टाइम पे तनख्वाह जो होती थी एसआरशिप के 25,000 रुपये मिलते थे। तो अभी तो आप लोग इंटर्नशिप में ज़्यादा ले लेते होंगे। तो उसको फिर उसको, क्योंकि मेरा तो एमडी भी खत्म हो गया था और मैं और आगे मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बढ़ गया था, तो मैं और आगे बढ़ गया। अब उसको लगा यार डीएम करके भी क्या मिलेगा मुझे, लेकिन फिर उसने डीएम खत्म की। फिर उसने 1 साल एस्कॉर्ट्स में फेलोशिप किया, एस्कॉर्ट्स में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया, जिसमें सिर्फ एक ही सीट थी, उसको मिली वहाँ पे। एम्स में फर्स्ट आया था, फिर उसको वो मिली। वहाँ उन्होंने 16,000 रुपये तनख्वाह दी, 25 से 16 कर दी बस एक। ओ आई एम so sorry, congratulations, and we have the rank 1 Dr. Arushi with us, well done। अच्छा बस लास्ट रैंक। तो फिर उसके बाद लेकिन now what he is earning is unparalleled। अब जो वो कमा रहा है unparalleled है। उस समय पे शॉर्ट टर्म लगता है, लेकिन अलाइन कार्डियोलॉजिस्ट बन गया ना इतना बड़ा, तो बाद में now what he is earning is unparalleled, monetary wise भी, name wise भी।